प्रेरणा भी दी उन्होंने। साहित्य अमृत में आलेख वगैरह हमारी छपे, उससे प्रेरणा लेकर के और उन्होंने प्रेरित किया, लिखो तुम्हारा जो चिंतन है, जो तुम्हारा अनुभव है, हम चाहते हैं कि वो हार्ड कॉपी में या प्रकाशित होकर रह जाए, सामने लोगों को उसका लाभ मिले, को लिखो। प्रेरित किया उन्होंने, तो हम लिखते रहे, छपते रहे साहित्य अमृत में, और एक किताब का निर्माण हुआ, चेहरे पर चेहरा। बड़ा अच्छी, मैं उस किताब को, इस सारी किताबों से अच्छी मानता हूँ मैं। उसमें वास्तव में मनोविश्लेषण के बहुत अच्छे निबंध हैं, लेकिन वो 2-3 साल पहले छपी थी किताब। उसके बाद में ये भी आपको पता लग ही गया कि गज़ल कैसे शुरू हुई हमारी। प्रशांत जी भाई छोटे भाई हैं, रोज़ ये सुनाते थे गा के। गाना भी इन्हें बहुत सीख लिया था। जब गाना सीख लिया इन्होंने मंच पर, तो फिर ये धुन बना के सुनाने लगे, तो वो धुन हमारे दिमाग में चढ़ गई। वो धुन के हिसाब से फिर हम भी लिखने लगे। हम देखना ये कैसा क्या है, ये बोले यार ये तो सही है, जहाँ में थोड़ा सा आगे चल के बताया कि रदी वगैरह थोड़ा बदलो, ये एक ही पैटर्न पे सही नहीं है। तो इन्होंने उसका व्याकरण भी भेजा कि 2-2-1 ऐसा करके होता है ना, 1-1-2-2 1-1-2-2 ऐसे करके। तो वो मैंने देखा, तो फिर बाद में समझा मैंने अक्षर में मात्रा, चूँकि मैंने हिंदी से एमए किया, पीएचडी किया है, तो जानते तो थे ही ये दीर्घ और लघु क्या होता है, समझ में आ गया, लिखने लगे। ऐसे धीरे धीरे 15-16 गज़लें हो गई। जब 15-16 हो गई, और आकाशवाणी पर भी हमने पढ़ी, तो पढ़ा भी अच्छा था वहाँ, तो लोगों ने कहा ये बहुत अच्छी गज़ल लिख रहे हो, लिखो। और प्रेरित हुए तो हो गई 22-23। तो मैंने यार अब तो किताब छपने का मन बन गया, अब छपूँ कुछ भी हो। तो बोले करो, अरे छपाओ, हो जाएंगी। मैंने 80 तो बहुत होती हैं। आयन प्रकाशन ने कहा कि कम से कम 80 तो हों। मैंने यार 80 तो बहुत पड़े, कहाँ 23 की संख्या, कहाँ 80। और ये तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ बैठ के ऐसे ही लिख लो, जब आएगी तभी तो लिखेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता, महीने 2-2 महीने आता ही नहीं है, कुछ तो नहीं लिख पाता है आदमी। जितने भी रचनाकार बैठे सबका ही अपना अनुभव होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ इनका ये कह लो कि प्रभाव कह लो, चाहे ये कह लो कि क्या बोलते हैं टेलीपैथी, कि चलता इनके चिंतन दिमाग में चलता, वो हमारे में भी चलने लगता। वैसा ही कुछ इनकी जो संस्मरण सुनाते, कुछ ऐसी घटनाएं होती तो मिली जुली वार्ता होती, तो उस पर फिर चल गया और वो किताब छप गई, तो उनके रूप में आ गया। अब हो गई 70 ही छपवा लें, तो बोले यार और देख लो हो जाए। वो तो 90 हो गई फिर बाद में। हमें 80, अब 7 गज़लें एक दिन में, ये 2 दिन में 7 गज़लें लिख गई। मैंने प्रशांत ने कहा क्या करें, बोले यार छपवा दो, ये जब कहाँ पड़ी रह जाएंगी, तुम दूसरी किताब कहाँ लिखवाते हो, तुम्हारी उम्र इतनी होगी, ठिकाना थोड़ी है कि तुम लिखवा ही पाओ अब दोबारा छपे, और तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा। तो किताब प्रकाश प्रिंट भी हो गई। मैंने उससे कहा संजीव, मैंने कि ऐसा करो संजय यार, 7 गज़लें हैं, 12 पेज ही, तो 112 पेज की हो जाएगी। बोले हाँ वो तो हो जाएगी डॉक्टर साहब। फिर मैंने कि क्या करें, बोले 1000 रुपये और बढ़ जाएंगे, लग जाएंगे। अरे मेरी यार लग जाने तो गज़लें तो छप जाएंगी, तो वे दोबारा प्रिंट कराएंगे 7 गज़लें। वो सब इसमें बाइंडिंग तो हुई नहीं थी, केवल प्रिंट ही हुई थी। तो गज़ल का इस तरह से, गज़ल बहुत कुछ आपने सुनाई दी, उसके बारे में मैं क्या ज़्यादा कहूँ, आपने भी काफ़ी सुना दी गज़ल जो भी हैं इसमें। अंग्रेजी की जो किताब है, एक्चुअली जब हम पढ़ते थे और हमारे गुरुजी थे, उन्होंने 6th क्लास में ही 12वीं तक का जो व्याकरण है और ट्रांसलेशन है, मुझे 6th क्लास में ही तैयार कर दिया था। कक्षा 6 में पूरा ये कम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह जो होते हैं, आप तो टीचर हैं इंग्लिश की, वो सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सब कुछ तैयार करा दिया था। फिर एक दिक्कत आती थी, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी अंग्रेजी नहीं बोलती, जैसे अगर वो सेंस लेके बनाई जाती है और फिक्स भी होती है, जाओ अपना काम करो, हवा तेज़ चल रही है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, अगर ये लगाओ मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग फूड, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग ग्राउंड, और ये ऐसा उसमें सेंस लेना पड़ता है, उस पर आधारित होती है। तो उस तरह के कुछ हमने सेंटेंस इकट्ठे किए, कुछ हमारे गुरुजी थे उन्होंने भी किए, और मिली जुली एक किताब छपी थी सन 80 में। फिर वो इतना रद्दी कागज़ था कि एक तो उसने लगाया ही, वो तो कुछ रद्दी कागज़, और ऊपर कवर उसका वैसा ही था बिल्कुल, जैसे ना बच्चे डिजाइन वो बनाते हैं, आर्ट वगैरह का काम करते हैं ना, वो पोस्टर जो होता है वो कवर था, वो गलगला गया, सब वैसा ही ख़त्म। तो फिर मेरे मन में आया यार इसे जीवंत कर दूं, तो इस किताब से बहुत
ऐसे 1000 सेंटेंस है इसके अंदर जो वक्त पे बोले जा सकती है, ये वो वक्त पे काम आते हैं। जैसे ये जूता खूब चलेगा, उससे हमारी हमारी उससे उससे चली चला है, हमारी उससे नहीं पटती है ना। बहुत से ऐसे ये दुकान खूब चल रही है, तो ये तो करो 100 पेज बाकी तो कहेंगे नहीं आप। ये इस तरह की अंग्रेजी सेंट का ही संकलन हमने दोबारा फिर छपवाया, और ये 3 किताबें आपके सामने हैं। अब आया है कि ये लिखा कैसी थी, कि ये मैंने इसमें आत्म जो कथ्य लिखा है उसे बताया कि प्रोसेस क्या है जैसे लिखने की। हर व्यक्ति के अंदर कथा तो ये है कि मन पर कम से कम 10 लाख प्रिंट बनती है डेली, 10 लाख कम से कम चेतन पटल पर, और वो अनकॉन्शियस में चले जाती है, यानी जो मतलब के नहीं होते ज़्यादातर अनकॉन्शियस में बैठे रहते। और यहाँ तक है कि आध्यात्म तो ये कहता है कि अनकॉन्शियस में, जैसे अवचेतन कहती है, हमारे करोड़ों जन्म पिछले हैं उनके भी एक्सपीरियंस इसमें भरे पड़े हैं। और अगर हिप्नोटाइज करके चाहो तो इनको उन जन्मों में को भी उभारा जा सकता है, उस जन्म में पहुंचाया जा सकता है ना। हाँ, आ सकते हैं कोई जन्म, तो उनका भी कुछ खाब मचती है, कुछ आता है तो ये चलता रहता है, तो उनको फिर परोसने की बात है। अब रही बात ये गज़ल या मुक्तक या क्या कहना चाहिए, नवगीत कह लो, चाहे आप उनको कवित्व कह लो, चाहे सवैया कह लो, ये तो सांचे हैं। मतलब ये तो इसमें ये आपका चिंतन है, जो आपकी भाव हैं उनको परोस मतलब भरने की बात है कि किस बर्तन जैसे सांचे में डाला जाए, है ना। जैसे बड़ी ईंट कच्ची ईंट पड़ती है, बड़ा सांचा होता है, उसका छोटा सांचा होता है, सांचे हैं ये तो। अब सांचा जैसे फिल्मी गाने हैं, गज़लें होती हैं, गीत होते हैं, तो कुछ लोग जैसे गीत एक सीख ले, लेकिन प्रशांत जी ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, और आप लोगों को भी हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ लिखें तो पहले तो जो लोगों ने पहले गज़ल लिखी हैं, एक्चुअली जो अच्छे गज़लकार हैं या गीतकार हैं या नवगीतकार हैं, उन्हें पढ़ें और याद करें और उसे गाएं, और गाते गाते आपके दिल में दिमाग में ऐसी भर जाएगी धुन कि अपने आप शब्द अपने आप गिरते चले जाएंगे और लिख लेंगे आप। आपको दिक्कत ये लिखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और आप ये जान भी नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से गए, अपने आप लगता है ये जोड़ना नहीं, पर जोड़ के लिखेंगे तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। कि अब द्वैमात्रा शब्द लगाएं, यहाँ 1 1 2, पहले एक मात्रा फिर द्वैमात्रा लगाएं, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। और जब आप ये जान लेंगे, जैसे गीत है, ये गज़ल एक्चुअली जब हमने लिखना कहाँ से शुरू किया, प्रशांत जी सुनाते थे तो हम ये कहते इसकी धुन तो वो ही है, हम वफा करके भी तनहा रह गई। हमने तो फिल्मी गीत की तरह ही ये गा के सुना रही हमें, हम वफा करके भी तनहा रह गई। तो इस तरह की ये है इनकी लाइन, ऐसी धुन ये सुना रही है, तो मैंने किया ये भी गज़ल है, ये भी गज़ल है। तो फिल्मी गाना तो देखो हर बच्चे आज के जानते, पहले की जो सभी जानते, ऐसा कोई नहीं है जो बाहर नहीं गाया होगा, तो बाथरूम में ज़रूर गाया होगा उसने। ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा है जिसने गाया ना हो, और आप तो साहित्यकार हैं, मनीषी, सभी ने गाया होगा, आम लोगों की बात कर रही है। तो मैंने कहा इसकी मात्राएँ गिनी, मैंने यार ये तो अच्छी चीज़ ट्यून पे सोचे। तो जितना जो हमारा चिंतन था, जो भी एक्सपीरियंस थे, वो उस पर अपने आप लगते चले गए। आपको हैरानी होगी, मैं ये सोच भी नहीं पाया ये कैसे लग गए, कैसे आ गए। और अद्भुत चीज़ें अब आई, जैसे एक जो आजकल लिख रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा ये मतलब सृजन का मतलब क्या है, नव कुछ नया आप सृजन करें, तो लिहाजा नया निर्माण करें। निर्माण से मतलब है ना, तो कुछ तो नया दें, नया परोसे। अगर आप घिसी पीटी चीज़ है वही आपने जोड़ जाड़ के रख दी और गले से गा दिया, तो वो न तो गज़ल है, न वो कविता है, न मुक्तक है, कुछ नहीं है वो। गज़ल भी है, लेकिन वो है सब कुछ। हाँ, हाँ, अपीलिंग नहीं होगा ना। अपीलिंग वो होता है कि ये जीवन के जो भी संदर्भ से जुड़े हुए उपमान आप लाएं, अनछुए उपमान लाएं। अनछुई जैसे कि एक उपमान के संबंध में है बात कि लोग कहते हैं उपमान, जब एक चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करो तो बेकार हो जाता है। जैसे मान लो रसगुल्ला किसी को अच्छा लगता है, आप 4 दिन खिला दो, सुबह शाम खिलाओ, फिर दूसरे दिन दूसरे दिन कहे भैया ये हटा लो, बवाल काटो जी, क्यों ऊब जाता है ना आदमी। तो आपके उपमान, आपकी जो चीज़ें रोज़ वही परोसते रहोगे। जैसे कांच है, दिल की उपमा जो कांच से दी है, शीशे का दिल हुआ चूर, ऐसे नहीं जुड़ सकेगा, चाहे लाख जोड़ो।
पता नहीं दिल को कांच कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, अपने गीतों में सुनवा होगा, कविता में सुना, तब ये नया उपमान लेके आए कोई है। उनका दिल ऐसे टूटा जैसे भुना हुआ पापड़ है? है? अब सवाल ये है कि टूटना का जो गुण धर्म है, टूटना जो गुण धर्म में, अब आप सोचिए गुण धर्म ये किस किस में हो सकता है। कांच भी वैसे ही टूटता है एकदम, और पापड़ भी नेक चला सा छुआ तो पूरा बिखर जाता है टूट के। तो इस तरह से आप नए जब उपमान उठाएंगे और नए बिंब लेंगे, जैसे हम प्रशांत जी से इसलिए प्रभावित और सम्मान करते हैं, और वास्तव में ये नम्य भी हैं इस बात के लिए कि ये नए उपमान ऐसे अद्भुत उपमान लाते, तो मैं कहता हूँ ये मेरा दिमाग में ये क्यों नहीं आती, मतलब क्यों नहीं पहुँचता, अद्भुत उपमान लेके आती है। विचित्र उपमानों को ये रखते ला करके, और कहाँ से उठाती हैं, बिल्कुल जीवन से, जो आपके जीवन प्रोसेस में जो गुजर रहा है, जो कुछ भी देख रहा है, उसको उपमान उठाइए और लिखिए। तो ज़्यादा गाना और पढ़ने की मेरी मन में स्थिति भी नहीं है। उसके साथ जो 10 तारीख को ये प्रोग्राम होना था वो कैजुअलिटी हो गई हमारे साथ थोड़ी। भतीजा एक 35 साल का था, तो उसे कैंसर की बीमारी थी, वो एक्सपायर हो गया था, इसलिए वो हमें डेट उठानी पड़ी थी, हटानी पड़ी थी ये 10 तारीख। अच्छा तुम सुना दे, तुम बढ़िया गा लेते हो हमसे। मन की लगन यदि आदमी के साथ हो तो किसी अन्य शक्ति का न योगदान चाहिए। मन की लगन यदि आदमी के साथ हो तो किसी अन्य शक्ति का न योगदान चाहिए। एकलव्य के समान एक निष्ठता में प्राण लक्ष्य वेदने को पार्थु वाला ध्यान चाहिए। देखे, मन की लगन यदि आदमी के साथ हो तो किसी अन्य शक्ति का न योगदान चाहिए। एकलव्य के समान एक निष्ठता में प्राण लक्ष्य वेदने को पार्थु वाला ध्यान चाहिए। वेदना के सागर को पार करने के लिए उत्कृष्ट भावना का जलयान चाहिए। बहुमुखी विकास है, बहुमुखी विकास है तो विघ्नों से जूझने को, बहुमुखी विकास हेतु विघ्नों से जूझने को अपनी ही आत्मा की मुस्कान चाहिए। बहुमुखी विकास हेतु विघ्नों से जूझने को अपनी ही आत्मा की मुस्कान चाहिए। ये इसके बाद में एक गजल पर हमारी सोच रहा हूँ मन ही मन में, सोच रहा हूँ मन ही मन में क्या पाया है अपने मन में। सोच रहा हूँ मन ही मन में क्या पाया है अपने मन में। और देखो शेर, खुद का रोज मरण देखा है, खुद का रोज मरण देखा है हमने अपने ही जीवन में, हमने खुद ही जीवन में। नैनों की भी बदली बरसी, नैनों की भी बदली बरसी, आग लगी जब अंतर मन में। सोच रहा हूँ मन ही मन में, वो मोहन का ये चमचों का, वो मोहन का ये चमचों का अंतर है मक्खन मक्खन में, अंतर है मक्खन मक्खन में। और ये पंक्तियाँ प्रशांत जी को ही भेंट कर रहे हैं। कितने बेबस होते हैं हम, कितने बेबस होते हैं हम, हंसते हैं जब
संमोहन में फंसते हैं जो संमोहन में। और रोल रोल अहम था तेरा भी तो, रोल अहम तेरा भी तो, रोल अहम था तेरा भी तो, दुख के सारे आयोजन में, दुख के सारे आयोजन में। और मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ, एक शेर है विशेष। देखें, मेरा एक अपना विश्वास है और मेरा नज़रिया है सोचने का, जो पाना है पा ही लेगा, जो पाना है पा ही लेगा, याचक मत बन राम भजन में, याचक बन मत राम भजन में। रिश्ता रिश्ता ही जब समझ न आया, कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी हम संबंधों को भी नहीं समझ पाते हैं। रिश्ता ही जब समझ न आया, क्या कहते फिर संबोधन में, क्या कहते फिर संबोधन में। तुमको अब कैसे बतलाएं, तुमको अब कैसे बतलाएं, उम्र बिता दी किस बंधन में, उम्र बिता दी किस बंधन में। शब्दों, अब देखिए मेरी प्रक्रिया जो है रचना की, वो इसमें देखें गज़ल की प्रक्रिया जो रही उस कैसे चली। शब्दों की गलियों में भटके, शब्दों की, हर रचनाकार की बात है, ये मेरी नहीं है। शब्दों की गलियों में भटके, जीवन भर आवारापन में, जीवन भर आवारापन में। और रात गुजारी गज़लें लिखते, रात गुजारी गज़लें लिखते, दिल भी रात गुजारी गज़लें लिखते, दिन बीता है संशोधन में, दिन बीता है संशोधन में। हर रचनाकार अपनी रचना लिख के फिर अपने आप संशोधन भी करता है। अरे जी यार सही नहीं है, जा हटाओ जी रखो। बस मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई चंद्र जी का, शर्मा जी का और भाई प्रेमपाल जी का, आप सभी का। जो एक सपना एक हमारा था कि ट्रू मीडिया पे आयोजन हो, हम वहाँ पहुँचें, और ऐसा आयोजन हो जिसमें हमारे प्रजापति जी तो होंगे ही होंगे, रतन जी भी हों उसमें, और भाई हमारे प्रेमपाल जी हों, चंद्र जी के। तब मैं वैसे शुरू से पहले ना, एक बार तुम किसे बुलाना चाहोगे, मेरी इच्छा है, मैं चाहूँगा। बोले देखो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कि अगर नाम नहीं हुआ तब तक क्लियर, मैंने कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, आप चाहो उसे बुला सकते हो, लेकिन मेरे कहने से शायद ना। बोले चंद्र जी को, बोले कि देखो मैं बात करके बताता हूँ। बात की, तुरंत इन्होंने यस कह दिया। प्रोग्राम तो पहले ही डेट फिक्स थी ना 10, शायद आप लोगों को मालूम पड़ी हो या ना पड़ी हो। हाँ सुनो, हाँ ये भी कही इनने, बोले पहले वो बात कर लेंगे, बे तो खैर बुला ही लेंगे। और फिर सबसे हमारे दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा ये थी कि एक ऐसा एक आयोजन हो, बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्ततम जीवन है उन बेचारे का, हमारे प्रेमपाल शर्मा जी का भाई, और वो भी मेरे साथ हों उस आयोजन में जिसमें इसका लोकार्पण हो। तो वो भी 3 किताबों का लोकार्पण, और उसमें सारे लोग जिनकी मैं एक कामना करता था वो आज मौजूद हैं, और आप जैसे मनीषी और अच्छी तरह से विभोर होने वाले, पूरी तरह आनंद
दित होने वाले भाई हमारे सामने हैं, इससे बढ़िया। और ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। और एक आयोजन और हुआ था पहले ऐतिहासिक, नीरज जी से मिले थे, वो भी एक आयोजन वो था। और एक यहाँ हुआ, उसके फोटो आज तक आते हैं, देखा होगा आपने। 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाते तो लौट लौट के फोटो आते हैं, वो आज भी रिपीट होते हैं। हाँ, तो आज भी रिव्यू होता रहता है, बड़ा आनंद आता है। मैं ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।